बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे विस्फोटक खबर की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर एक विस्फोटक जो खुलासा है वो इंडिया डेली करने जा रहा है, क्योंकि इंडिया डेली पर पूर्व डीआरडीओ चीफ ने खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ 23 मिनट में हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। 23 मिनट के ऑपरेशन में पाक के 13 एयरबेस को तबाह कर दिया गया। अगर 23 घंटे मिलते हैं तो पाकिस्तान स्वाहा हो जाता। पूर्व डीआरडीओ चीफ वीके सारस्वत ने इंडिया डेली पर यह खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। इतने सारे ब्रह्मोस लॉन्च हुए और उनका असर ये हुआ कि 23 मिनट के अंदर अंदर हमने उनके कम से कम 13 एयरबेसेस को तहस नहस कर दिया 23 मिनट में। और इतनी पॉइंटेड एक्यूरेसी से किया कि जो रनवे पर जाके गिरा तो बिल्कुल सेंटर में उसमें गड्ढा किया, जो उनके बॉम्ब के पास गिरा तो उनके बॉम्ब के पास गिरा। तो मतलब इतनी एक्यूरेसी हमने डेमोन्स्ट्रेट की। तो सुना आपने वीके सारस्वत का एक्सक्लूसिव बयान। सिर्फ 23 मिनट में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान इस कदर परस्त हो गया कि घुटनों पर आ गया। पूर्व डीआरडीओ चीफ वीके सारस्वत ने कई विस्फोटक खुलासे किए हैं। देश की सेना और मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत पर कई बड़ी बात उन्होंने कही है। वीके सारस्वत का पूरा पॉडकास्ट आज आपको दिखाएंगे रात 8 बजे। देखना ना भूले। यह हमारी सेना और मेड इन इंडिया हथियारों का दम है, जिसके सामने पाकिस्तान 23 मिनट भी टिक नहीं पाया। सोचिए, सेना को अगर 23 घंटे मिले होते तो पाकिस्तान की क्या हालत होती। पूर्व डीआरडीओ चीफ के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ रमन सैनी जम्मू से जुड़े हैं और हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनिका सिंह न्यूज रूम से जुड़ेंगी। रमन, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। डीआरडीओ चीफ का आपने बयान सुना, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इंडिया डेली को उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने 23 मिनट का जिक्र किया। और उसी 23 मिनट का जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया कि जितने में लोग नाश्ता करते हैं उतने में तो हमने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। जी हाँ, बिल्कुल आशीष। देखिए, यही भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का दमखम था, जिसे हमने 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि को पाकिस्तान और पीओके के इलाके के अंदर जो मौजूद आतंकी कैंप थे, आतंकी अड्डे थे, उनको ध्वस्त कर दिखाया। किस तरीके से इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की गई थी और महज 23 मिनट के अंदर 24 मिसाइल फायर की गई हैं, 24 हमले जो हैं वो किए गए हैं और उनमें से एक भी हमला जो है वो पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। सभी की सभी मिसाइलें जो है अपने टारगेट पर हिट करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। तो ये निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि दुनिया भर के लिए जो है वो आप समझिए कि एक ऐसा उदाहरण बन गया है कि भारत की जो डीआरडीओ है, यानी कि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके जो इंडिजीनियस हथियार जो उसकी तरफ से तैयार किए जा रहे हैं वो इस समय भारतीय सेना की कहीं ना कहीं शोभा बना रहे हैं। उनको जो वहाँ पर जो जवान मौजूद हैं उनके हाथों में वो हथियार अगर आप देखेंगे तो उनसे कहीं ना कहीं आतंक से लोहा लेने में बहुत ज़्यादा मदद जो है वो हासिल हो रही है। और जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और इसमें हमने देखा कि सिर्फ 23 मिनट का समय लिया। इसके लिए हालांकि तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी। हमें ये भी मालूम चला था कि किस तरीके से हमने सबसे पहले उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया था और उस ब्लॉक करने के बाद जो है वो हमने महज 23 मिनट के अंदर वो सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए, जिसका टारगेट जो है वायुसेना और भारतीय सेना को दिया गया था। तो एक एक कर वो सारे ठिकाने जो है वो ध्वस्त किए गए हैं। फिर वो चाहे जैश मोहम्मद का आतंकी अड्डा जो बहावलपुर के अंदर हो, या फिर हाफिज सईद का जो मुख्य अड्डा है, जो लश्कर तोयबा का मुख्यालय मुरीद के में थे, उन दोनों के साथ साथ में हिजबुल मुजाहिदीन का भी जो मेन जो हेड ऑफिस था वो भी टारगेट पे था। इसके साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, कोटली का इलाका है, तो 9 ऐसे टारगेट जो है वो पूरी तरीके से हिट किए गए। और डीआरडीओ के पूर्व चीफ अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष राय की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है कि ये भारतीय सेना और डीआरडीओ की जो मिली जुली शक्ति है उसी के फलस्वरूप जो है वो हमें इतना बड़ा सफल ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है, जिससे आज पूरी भारतीय जनता जो है वो गदगद नजर आ रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम कल्पना से परे जाकर उनको दंडित करेंगे, तो वैसा ही हमारी सेनाओं ने जो है वो कर दिखाया है। और आप जिस
जिस तरीके से अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री जब आदमपुर एयरबेस पर गए थे तब भी उन्होंने भारतीय वायुसेना के शौर्य का जो है वो व्याख्यान किया था और भारतीय सेना के साथ साथ में बीएसएफ का भी जो है वो बहुत ज़्यादा उल्लेख उन्होंने किया था कि किस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है वो बीएसएफ भी जो है वो पुरजोर मुकाबला जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी आर्मी की करते हुए नजर आ रही। रक्षा मंत्री जब श्रीनगर आए थे तब भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था और कल जिस तरीके से हमने देखा कि भुज के दौरे पर जब वो थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जितनी देर में एक इंसान जो है वो नाश्ता पानी करता है इतनी देर में तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान का समूल जो है आतंकी के अड्डे जो थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरीके से सफल बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं क्षमता इस समय भारत के अंदर है और उसी क्षमता का प्रदर्शन जो है इस बार 6 और 7 तारीख की मध्यरात्रि को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिखाया गया। आशीष, और जाहिर तौर पर जिसका पाकिस्तान ने अब लोहा भी मान लिया, शहबाज शरीफ के बयान का मैं जिक्र करूंगा, वो दर्शकों को भी दिखाऊंगा, लेकिन हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनिका भी जुड़ गई है। सोनिका, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताना और समझाना बेहद जरूरी है, जिसका जिक्र अभी रमन कर रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल एक खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि जितनी देर में आप नाश्ता करते हैं उतनी देर में हमारे फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तहस नहस नेस्ता नाबूद कर दिया, यानी सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। सुनिए राजनाथ सिंह का बयान। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, कई हैं बात उन्होंने और भी कही। उन्होंने कहा कि ये महज ट्रेलर था, जब समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर जो है वो भी हम दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। सोनिका हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। सोनिका, अमूनन आपको नाश्ता करने में कितना वक्त लगता है? 20 मिनट से 25 मिनट, और सोचिए कि 23 मिनट में हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। यानी एक जब भारतीय जो औसत टाइम नाश्ता का लेते हैं उसमें हमारी भारतीय सेना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को तबाह कर दिया। और जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है भारतीय सेना की ओर से, इसलिए इस चर्चा का विषय यहाँ पर यह बन चुका है कि भारत में जो सैन्य उपकरण है वो किस तरीके से अब पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा हमले करने में यहाँ पे कामयाब साबित हुए हैं। पाकिस्तान ने चीन से, तुर्की से तमाम हथियार ले रखे थे। तुर्की के जो ड्रोन है उससे लगातार भारत में अटैक करने की कोशिश की गई, खासतौर से गुजरात के इलाकों में, राजस्थान में हमने देखा, और जम्मू कश्मीर के इलाकों में, पंजाब में भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई। लेकिन भारत के जो मिसाइल थे, जो ड्रोन थे, उन्होंने वहां हवा में उन्हें ध्वस्त कर दिया। और सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो भारत के ड्रोन की हो रही है कि किस तरीके से भारत में जो निर्मित ड्रोन्स है वो अब पाकिस्तान में घुस करके वहां पर कैसे तबाही उन्होंने मचाई है। अब चर्चा का विषय इसलिए भी ये बना हुआ है आशीष, क्योंकि भारत में जो ड्रोन का कारोबार है वो लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा पिछले कई दिनों से जो डिफेंस सेक्टर के शेयर है वो लगातार उछाल मार रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें अब भारत में जो बन रहे हैं स्वदेशी हथियार उन पर अब बनी हुई है। अभी तक हम जिस तरीके से रूस से हम बड़े हथियार ले रहे थे, अमेरिका से ले रहे थे, लेकिन इन बातों को कई हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं उन्होंने इस बात को साफ करा कि अब हम भारत जो पूरी तरीके से अपने यहाँ ही हथियारों का निर्माण कर रहा है और जो आत्मनिर्भर हम बन रहे हैं, जो निर्भरता अभी बची हुई है वो भी अब खत्म होने वाली है। और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक बात और यहाँ पे कही गई है, उन्होंने कुछ आंकड़े जारी किए और इनके मुताबिक देश में ड्रोन का बाजार जो है 2024 में $50 करोड़ रहा था, लेकिन अब बढ़ करके 2030 तक बढ़ करके $11 अरब तक पहुंचने वाला है। ये बड़ी बात उन्होंने कही, किस तरीके से जो भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो अब बढ़ रहा है। रक्षा बजट को लेकर भी बातें साफ कर दी गई हैं कि रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की जाएगी। सैन्य उपकरण, सेनाओं को क्या चाहिए, उनको क्या जरूरत है, जिस तरीके से भारतीय सेना ने पराक्रम अपना दिखाया, अपना शौर्य दिखाया है, इसके बाद से अब चर्चा लगातार हो रही है भारत में बने हुए सैन्य उपकरणों की। अब इससे लेकर के हर देश चर्चा कर रहा है आशीष। हर देश चर्चा कर रहा है और चर्चा करनी भी चाहिए, क्योंकि 23 मिनट में पाकिस्तान को धूल चटा दिया और उसकी औकात बताई है। हमारे साथ कई खास मेहमान मुझे टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रवि गुप्ता जी हैं, फॉर्मर वैज्ञानिक है डीआरडीओ के। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ का एक बयान
बताना, समझाना और दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब इस बात को मान रहा है। शुरुआत में पाकिस्तान की तरफ से ये डिनायल आया कि भारत ने जो हमले किए हैं वो सटीक नहीं थे, लेकिन अब पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि हमले एयरबेस भी किए गए थे, और ये बात खुद मुनीर ने शहबाज शरीफ को बताई थी। क्या कुछ कहा शहबाज शरीफ ने, पहले वो सुना देते हैं। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार यानी सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनको सुना। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल पाकिस्तान में एक जश्न मनाया गया, यौम तशक्कुर, जिसमें पाकिस्तान की सेना को सराहना की गई, शुक्रिया अदा किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई, कई राज्यों में 31 तोपों की भी सलामी दी गई। लेकिन शहबाज शरीफ ने खुले तौर पर, खुले मंच पर इस बात को मान लिया कि भारत ने जो स्ट्राइक की है उससे नुकसान हुआ है। शुरुआत में डिनायल मूड में था, लेकिन अब खुल के ये मान रहे हैं कि 23 मिनट में हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। आशीष, देखिए, उन्होंने हम 21 तोपों की सलामी दी, उसके पहले हम 24 तोपों की सलामी दे चुके थे उनको। तो उस सलामी के बाद वो सलामी आई है। और बिल्कुल आप ये मान के चलिए, देखिए, पाकिस्तान की एक चीज की तो आपको सराहना करनी पड़ेगी, वो कितना भी हार जाए, हॉकी के मैच में 24 गोल से हार जाए, फिर भी विक्ट्री लैप कोई चलाते हैं, और उस विक्ट्री लैप में पूरा देश इकट्ठा। अनुज माथुर जी, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। मुझे अपने बनारस की कहावत याद आ गई। बनारस में जब मारपीट होती है ना आपस में लड़कों के बीच में, तो एक लड़का होता है, उसको बड़ी मार पड़ती है, तो जब वो अपने लोगों के बीच में जाता है या फिर छात्रों के बीच में जाता है, उसने कहता है कि यार मार तो बहुत पड़ी, लेकिन मैंने आवाज नहीं की। आवाज करता तो लोगों को लगता है कि यार मार पड़ी, लेकिन जब वो अपनों के बीच में जाता है तो ये कहता है यार बड़ी मार पड़ी है, बहुत ज्यादा लगी है। और यही बात शहबाज शरीफ के साथ हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आशीष, अगर शहबाज शरीफ आवाज भी कर रहे हैं, इसका मतलब वाकई मार बहुत खतरनाक पड़ी है। देखिए, हम एक दो बातें बता देना चाहता हूं बिल्कुल साफ, कि हम ये अक्सर ये बात कर रहे हैं कि 23 मिनट और 23 घंटे और होते। आपका उद्देश्य नहीं था कुछ भी करना। हमारा उद्देश्य जो था वो हमने उन 23 मिनटों में हासिल कर लिया। वो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ और हम वहां से वापस आ गए। फिर हमने जो भी उसके बाद अगले 2-3 दिन हुआ है, वो हमने रिएक्शन किया है। जो पाकिस्तान ने एस्केलेट किया, तो फिर हमने उसका जवाब दिया, फिर मेजर्ड, कैलिब्रेटेड, नॉन एस्केलेटरी जवाब। फिर उन्होंने एक दिन और किया और फिर ऐसा जवाब दिया कि उनके 11 हवाई अड्डे तबाह हो गए। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान को अब ये पता लग चुका है कि कुछ भी वो नहीं कर सकते, और वो हर प्रकार से टेक्नोलॉजी वाइज, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली और मैन बिहाइंड द मशीन। और मैं आपको बताऊं आशीष, में जब भी मैन बिहाइंड द मशीन की हम बात करते हैं, तो हमको 2 प्रकार के मैन बिहाइंड द मशीन की बात करनी पड़ेगी। एक मैन बिहाइंड द मशीन वो जो कि नजर आ रहा है अभिनंदन, दूसरा मैन बिहाइंड द मशीन वो जो बना रहा है तेजस, जिनका आप पॉडकास्ट आज 8 बजे दिखाने वाले हैं। तो वो मैन बिहाइंड द मशीन भी उतना ही सटीक था हमारा। और ऐसे मिसाइल सिस्टम्स, चाहे वो आकाश हो, चाहे आकाश तीर हो, या हमारा सभी इंटेलिजेंस, ब्रह्मोस तो खैर बात ही अलग, वो अलग दिन था। वो ब्रह्मोस का जो था वो तीसरे दिन हुआ है। जिस 23 मिनट की हम बात कर रहे हैं, उसमें स्कैल्प फायर किए थे हमने और मिसाइल फायर करी थी, लेकिन उसमें जिसने कामयाबी दिलाई थी वो हमारे इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स ने, जिसने कि पूरा उनका एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करके रखा। और उन 23 मिनट में ऐसी परिस्थिति में आशीष, जबकि दोनों देश बहुत जंग के मुहाने पर थे, और दोनों देशों में जो अलर्टनेस थी, जो रेडीनेस थी, वो हाईएस्ट लेवल की रेडीनेस थी, बावजूद उसके हम उन 23 मिनट में उनकी एक गोली हमने फायर नहीं करने दी। ये जो सफलता है, इसके पीछे हमारे इंडिजिनसली डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उधर से हमने जैमिंग करी है, और उनको पूरी तरह से हमने बिल्कुल एक तरह से सोता हुआ पकड़ लिया।
और फिर हमारे जो 23 मिसाइल, जो 24 मिसाइल गए हैं, वो सारे के सारे, कई दफा मैंने कहा है कि मिसाइल बनाने वाली स्कैल्प की कंपनी ने भी गारंटी नहीं दी थी 24 की 24 मिसाइल जाके लगेंगे, हमने लगाई। ये हमारी एयरफोर्स का, हमारे मिसाइल फायरर्स का ये बहुत बड़ा ये मेरे ख्याल- बहुत बड़ा अचीवमेंट है। रवि गुप्ता जी फॉर्मर वैज्ञानिक है डीआरडीओ के, उनको भी डिबेट में शामिल करते हैं। रवि गुप्ता जी, एक सवाल जो हमारा मुल्क जानना चाहता है, 2014 के बाद डीआरडीओ में क्या कुछ परिवर्तन आया, किस तरह की चीजों में तेजी आई? क्योंकि जिन मिसाइलों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे आकाश का भी जिक्र कर रहे थे मेजर अनुज माथुर जी, चाहे ब्रह्मोस का जिक्र करें, इनमें मारक क्षमता जो है उस नो डाउट बेहतरीन है, लेकिन 2014 के बाद क्या कुछ इसमें बदलाव आया है? डीआरडीओ में कितनी तेजी से हम रक्षा को लेकर अब काम कर रहे हैं, हथियार बनाने को लेकर? हाँ, नमस्कार। पहली बात तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये हर ये लोगों के दिमाग में है कि ये 2014 से पहले इतना क्यों नहीं होता था और अब क्यों हो रहा है। मैं इस बात को बताने से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत साहब, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आज वो नीति आयोग के मेंबर भी हैं, जो एक बहुत जिम्मेदाराना पोस्ट होती है जी। और उनकी बात में बहुत दम होता है। और उन्होंने आपके इस प्रश्न का, उनकी एक सेंटेंस में एक बात छुपी हुई थी जो मैं चाहूंगा कि जो एनडीटीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था डीआरडीओ के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में जी। जहां डीआरडीओ का प्रश्न है, डीआरडीओ 1948 में एक डीएसओ के रूप में शुरुआत हुई थी, जो 1958 में उसको डीआरडीओ बनाया गया। वैज्ञानिकों को काम करने का पूरा मौका नहीं मिल पाता था, धन की कमी होती थी, रिसोर्सेज की कमी होती थी, और सरकार की जो नीतियां थी वो इस प्रकार थी कि ये वैज्ञानिक अपना सामान बना लेंगे, टेस्ट होता रहेगा सालों साल तक, और उसके बाद भी इसका इंडक्शन नहीं किया जाएगा। जो रक्षा मंत्रालय में जो प्रोक्योरमेंट होता है, जो खरीद फरोख्त होती है, मैं बता दूं कि वो रक्षा मंत्रालय के हाथ में होती है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होती है। तो वो डिले पे डिले होती रहती थी, और हमारे ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि सालों साल उनको इंतजार करना पड़ा इंडक्शन के लिए। 2014 में जो तेजी आई है, जो दिखाई देती है, उसका मुख्य कारण यह है कि माननीय मोदी जी ने अपने आने के बाद इन चीजों को समझा और उन्होंने रक्षा मंत्रालय की प्रोक्योरमेंट नीति में बहुत बदलाव किए। साथ ही रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाया गया, और रक्षा मंत्रालय में जो डीआरडीओ को बजट मिलता है उसमें भी कुछ वृद्धि की गई है। मैं और होनी चाहिए, लेकिन हाँ, वृद्धि की गई है। साथ ही एक और बहुत बड़ा बदलाव था जिसकी शुरुआत माननीय वाजपेयी गवर्नमेंट के सामने हो चुकी थी। आपको बहुत लोगों को ये बात नहीं पता कि 2001 तक प्राइवेट सेक्टर का जो भागीदारी है उस पर पूरी तरह प्रतिबंध था। किसी भी रक्षा उत्पादों को बनाने में प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड। 2001 में पहली बार ये प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया, लेकिन बहुत जल्दी जो बाकी 2004 के बाद जो एक 10 साल का पीरियड आया, उसमें उन नीतियों को ज्यादा काम नहीं करने दिया गया। तो 2014 में बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया गया है, जो कि बहुत आवश्यक है। मैं और बता दूं एक बात कि डीआरडीओ एक रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन है। इसकी मैंडेट है सरकार में, जो ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हुआ है कि आप केवल उस रक्षा उत्पादों का आप डिजाइन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोटोटाइप तक बना सकते हैं। उसके पास प्रोडक्शन करने का डीआरडीओ के पास कोई अधिकार नहीं है। तो समस्या ये आती थी कि आपने जैसे मिसाइल बनाया तो केवल एक कंपनी है बीडीएल, आपको वहीं जाना पड़ेगा, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है, जो समस्याएं हैं वो आपको झेलनी पड़ेंगी, जो डिले है वो होके रहेंगी। आपका अगर रडार है तो आपको बेल के पास ही जाना पड़ेगा, आप किसी के पास नहीं जा सकते। अगर आपने इंसास बनाई है तो वो आपको खाली वही एक जो अंग्रेजों के जमाने की आरसीएफ एक पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां 50। लेकिन रवि गुप्ता जी, ये मानसिकता क्यों थी? क्यों इस तरह की मानसिकता थी? आपने मतलब उस समय आपने काम किया होगा, आपने अपने सीनियर से भी इस बारे में चर्चा की होगी। जाहिर तौर पर कोई भी ये जानना चाहेगा कि इस तरह की मानसिकता क्यों है, हम डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, और अब एक ही जगह। देखिए, पहली बात तो डेवलप हमने किया है, ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं किया, उसको काम करने नहीं दिया गया। मानसिकता का कारण केवल एक था कि रक्षा उत्पादों में जो इंपोर्ट करने की आदत बनी हुई थी, मैं इसको इंपोर्टियोमैनिया बोलता हूँ, और मैंने अपनी किताब भी लिखी है इसके ऊपर, बहुत एक डीआरडीओ पे, और इन तमाम चीजों का बड़ा विस्तार से जिक्र किया है उसमें।
उसमें समस्या ये थी कि 1948 में आप देखिए जो पहला रक्षा सौदा हुआ है, जीप घोटाला, वो जीप घोटाले से लेके उसके बाद तक जितने घोटाले हुए हैं, कई एक घोटालों में ये पता लग गया कि विदेशों में जहां से सामान लिया गया था उनके कंपनी के ऊपर कार्रवाई उनकी सरकारों ने की कि हाँ रिश्वत इन्होंने दी, लेकिन रिश्वत किसने खाई आज तक नहीं पता लगा। जितने भी आपके घोटालों का इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, चाहे बॉफर्स का रहा हो, चाहे आपके सबमरीन्स का रहा हो, चाहे कोई और, चाहे जीप घोटाला रहा हो नेहरू जी के टाइम का, किसी भी घोटाले में कुछ कंक्लूजन नहीं निकला है, किसी को सजा नहीं हुई है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है। और वही एक जो टिपिकल है ना, नोबडी किल्स जेसिका सिंड्रोम, कि कत्ल तो हुआ लेकिन मारा किसी ने नहीं। तो ये समस्या से जूझ आया है डीआरडीओ लंबे समय तक, कि सालों साल टेस्टिंग चल रही है, ट्रायल चल रही है, और उसके बाद कहते हैं साहब अब आप अपने अगले साल आना, क्योंकि अब गर्मी जो समय का मौसम तो अब अगले साल आएगा, तो फिर आप एक साल डिले कर देंगे। अर्जुन टैंक आज तक पर्याप्त मात्रा में इंडक्ट नहीं किया गया। आपकी जो ATAGS गन है, जो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सब लंबी दूरी तक गोला फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस गन का, अभी हाल ही में जाकर के उसके डेवलपमेंट पूरी होने के कम से कम 6-7 साल के बाद अब जाकर के उसके एक छोटा सा ऑर्डर दिया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि छोटे से ऑर्डर से कोई कंपनी चल नहीं सकती आज की डेट में, क्योंकि माननीय मोदी जी की पॉलिसी के नीति के अनुसार, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दिया गया है, इस तोप का जो निर्माण है वो 2 प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कर रही है, भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम। लेकिन आप सोचिए कि अगर 150 गन का ऑर्डर आएगा तो वो एक जिसे कहते हैं इकोनॉमिकली वायबल ऑर्डर नहीं। तो ये समस्या अभी भी बाकी है, इनसे हमें जूझना है। लेकिन हाँ, आप ये देखिए कि इनका जाता है, देखिए जितने भी ब्रह्मोस है इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन सिंदूर में, तमाम रडार, माननीय सागरकर जी ने ये भी कहा है कि एक काली S-400 को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे हथियार इस्तेमाल हुए हैं वो सब के सब स्वदेशी थे। अब आप सोचिए कि इतने सारे जो स्वदेशी हथियार हैं, एक ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है, 2005 में इंडक्ट हो गया था ये जी। बट सवाल यह है कि इनको काम करने का मौका कितना दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, सरकार की नीति और एक जो इसे कहते हैं पॉलिटिकल विल का होना, और एक जो हमारे जो देश में जो समस्याएं हैं, देखिए मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ताल ठोक के कहता हूं, हमारा देश कई हजार वर्षों से विश्व का नंबर 1 कंट्री रहा है। हमारे पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक बहादुरी की कमी नहीं है, एक से एक बहादुर हमारे यहाँ राजा हुए हैं, सैनिक हुए हैं। लेकिन कमी अगर होती है तो केवल एक इच्छा शक्ति की होती है। पिछले 48 के बाद से, या बल्कि मैं कहूँ 1946 के बाद से, जब एक देश में प्रधानमंत्री चुनने का समय आया, तब से लेके आज तक कमी रही है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की रही। ये एक बड़ी कमी रही है। यूके देवनाथ जी राजनीतिक इच्छा शक्ति के यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आपने सुना रवि गुप्ता जी को, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति पहले होती तो शायद जो इस समय हमारे पास मशीनें हैं उनकी तादाद और ज्यादा होती। बहरहाल, लेकिन अगर हम इन 23 मिनट का जिक्र करें तो अभी आपने रवि गुप्ता जी को भी सुना कि केवल एक S-400 को छोड़ दें तो बाकी सारी जो चीजें थी, सारी मिसाइलें जो थी वो स्वदेशी थी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस युद्ध में जितने निर्णायक हथियार इस्तेमाल किए गए वो ज्यादातर भारत में ही बने। ब्रह्मोस ने बहुत शानदार काम किया, आकाश ने बहुत शानदार काम किया, बाकी और भी वेपन सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स जो हमारे फौज के थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, भारत में ही डेवलप्ड डिजाइन किए गए थे। मैं वैसे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि DRDO से बहुत सम्मानित साइंटिस्ट हमारे साथ हैं। मैं भी DRDO में था। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं 2006 से लेकर 2009 में DRDO में था। DLRL नाम की एक संस्था है हैदराबाद में, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैब जी। तो मेरा काम ये था कि एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है या आर्मी नेवी की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच किया जाए DRDO के साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस के साथ। तो बहुत शानदार काम हमारे साइंटिस्ट ने किया है, मेरा सलाम जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही अच्छा चला, ट्रायल्स तो हमने बहुत पहले शुरू कर दिए थे। प्रोटोटाइप फायरिंग 2001 से ही चालू हो गई थी। 2007 में बहुत सक्सेसफुली DRDO की मदद से और BDL की मदद से पहला
जो ब्रह्मोस रेजिमेंट था वो खड़ा कर दिया गया था, और डीआरडीओ ने और बीडीएल ने अच्छा काम किया, और जैसे कि अभी बताया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया, और 2009 में हमने ब्रह्मोस का सेकंड जो रेजिमेंट है वो भी खड़ा कर दिया। उसके बाद से ब्रह्मोस जो है हमारी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का एक हिस्सा बन गया। अब तो हमने ब्रह्मोस की मिसाइल जो है वो जमीन से जमीन में जो मार करने वाला वर्जन है उसको मॉडिफाई करके शिप टू शोर, यानी समुद्र से भी शिप से भी लॉन्च करने का वर्जन निकाल लिया है। फर्क होता है दोनों में, लॉन्चर अलग होता है, जो इनिशियल गाइडेंस सिस्टम होता है वो भी अलग होता है। अब इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 से भी ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने का ट्रायल कर लिया है, सक्सेसफुल तरीके से ऑपरेशनलाइज भी कर लिया है। और आकाश मिसाइल सिस्टम का इस बार बहुत शानदार प्रयोग हुआ। इंडियन एयरफोर्स में पहली आकाश जो रेजिमेंट है, स्क्वाड्रन हम एयरफोर्स में बोलते हैं, हमने 2008 से ऑपरेशनलाइज कर लिया था, और उसके बाद 2011 2012 से हर साल हमने काफी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने भी प्रैक्टिकली हर साल एक एक आकाश रेजिमेंट को रेज किया है। उनका परफॉर्मेंस इस ऑपरेशनल सिंदूर के दौरान बहुत शानदार था। मैं दर्शकों को क्या बताना चाहता हूं कि डीआरडीओ क्यों सक्सीड हुआ। डीआरडीओ इसलिए सक्सीड हुआ क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं। दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि मैं जमीन पर था इसलिए बताता हूं, दो तरह की दिक्कत आ रही हैं, दर्शकों को पता होना चाहिए जी। एक तो यह है कि डीआरडीओ में किसी भी सरकारी संगठन की तरह से जो इंसेंटिव मिलता है, चाहे तनख्वाह हो चाहे अलाउंसेस हो, सरकारी डिपार्टमेंट जैसे मिलते हैं। तो जो मैंने मेरे 3 साल के डीआरडीओ टेन्योर में देखा कि जब एक साइंटिस्ट बी ज्वाइन करता है डीआरडीओ, उसके आंख में सपने होते हैं। जब तक वो साइंटिस्ट सी बनता है तब तक वो देखता है कि अरे उसकी जो हुनर है वो तो बाहर सिविल सेक्टर में बहुत ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा है। तो मेरे डीआरडीओ के सहयोगी भी शायद इस चीज से, इस परेशानी से अवगत हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमारे साइंटिस्ट डीआरडीओ में 3 साल 5 साल करने के बाद जब तक वो साइंटिस्ट सी बनते हैं, साइंटिस्ट डी बनते हैं, वो छोड़कर बाहर सिविल सेक्टर में सिविल एंटरप्रेन्योर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर जो शाबाशी मिलती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, बहुत अच्छी होती है। तो भारत सरकार को कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि इस दुविधा से कैसे निकलें। एक और चीज, मैं 3 साल के अनुभव से और उसके, क्योंकि मैं एयरफोर्स में प्रोक्योरमेंट साइड में भी इन्वॉल्व था जी। जब मैं सीनियर पोस्ट पर पहुंचा। देखिए, हमारी जो सप्लाई ऑर्डर्स होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं। मैं खुद इन्वॉल्व था, डीआरडीओ ने एक चीज को डेवलप किया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मदद से। मैं तब ये एक एयरक्राफ्ट का कंपोनेंट था। उसके बाद जब डीआरडीओ ने, एडीए ने, एचएएल ने और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मदद से, पूना की यूनिवर्सिटी, हम उनके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थे उनके साथ हमने ये डेवलप किया, तो वो बड़े खुश थे। उन्होंने सोचा, मैं तब उच्च पोस्ट पर था, वो बड़े खुश थे। उन्होंने सोचा कि शायद हम उनको सप्लाई ऑर्डर में 500 का सप्लाई ऑर्डर दे देंगे या 200 का सप्लाई ऑर्डर दे देंगे, लेकिन एयरफोर्स की टोटल जरूरत अगले 10 साल में थे मात्र 40। तो जिस कंपनी ने हमको, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है, जिस कंपनी ने हमको डेवलप करने में इतना अपना इसी बात का यूके देवनाथ जी, इसी बात का जो जिक्र है वो रवि गुप्ता जी भी कर रहे हैं कि ऑर्डर जो है वो बड़ी तादाद में नहीं दिया जा रहा है। और मैं इसका सवाल रवि वत्स जी से लेना चाहूंगा, आलोक वत्स जी से, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। आलोक वत्स जी, आपने रवि जी को भी सुना, आपने यूके देवनाथ जी को भी सुना। राजनीतिक इच्छा शक्ति तो अब हमारे पास है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस बल्क ऑर्डर की बात कही जा रही है और इंसेंटिव की बात कही जा रही है, वो बात बिल्कुल सही है कि अगर मेहनत करते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए ए आदमी को अगर 10 लाख रुपए मिल रहा है और अगर उसे गवर्नमेंट सेक्टर में 2 लाख रुपए मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम क्यों करेगा? एक बड़ा सवाल ये उठता है। 1 साल 2 साल करेगा, लेकिन अगर 10 की जगह वो 20 ऑफर करेंगे तो वो जाएगा ही जाएगा। तो हम उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते, या हम उस पैरामीटर को चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं करते? और सरकारी विभाग में हर किसी को एक ही जैसा ट्रीट करने की जरूरत क्या है? वैज्ञानिकों को दूसरी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, काम के हिसाब से ट्रीट करने की जरूरत आन पड़ी है। देखिए आशीष जी,
जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स थे या डीआरडीओ में जो गुप्ता जी थे, इन्होंने बहुत सूक्ष्मता से सारी चीजों को कहा। इतनी सूक्ष्मता के साथ हम इन विषयों पर नहीं बोल सकते थे, लेकिन जो दो चीजें मोटे तौर पर निकल के आई हैं, एक है कि जो पॉलिटिकल विल था वो उतना प्रबल नहीं था, जिस कारण हमारी सैन्य शक्ति आज जिस रूप में खड़ी है उस रूप में नहीं खड़ी हो गई। ये बात तो मैं मानता हूं कि अगर आदमी के हाथ में हथियार भी दे दीजिए और कहिए कि शूट, अगर उसमें जिगरा नहीं है तो शूट नहीं कर पाएगा। आज जो भारतीय सैनिकों का जिगरा है वो इन उपकरणों को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में सक्षम है। और जिस तरीके से अब बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके से बजट में बढ़ोतरी हो रही है, अभी भी 50,000 करोड़ की बढ़ोतरी की बात चल रही है, तो और पहले आलोक वत्स जी, आम आदमी को मेरी बात सुन लीजिए ना, आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बजट 1 लाख करोड़ का कर दीजिए, 2 लाख करोड़ का कर लीजिए, मैटर ये करता है कि एंड ऑफ द डे उसके पर्स में कितना जा रहा है, उसके अकाउंट में कितना आ रहा है। आम आदमी बड़ा सीधा होता है, मैं भी बड़ा सीधा आदमी हूं, मुझे बजट से नहीं समझ में आता है, मुझे बस ये समझ में आता है कि एंड ऑफ द मंथ मेरे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, और वही मेरे और मेरे परिवार के लिए प्राथमिकता है। देखिए, अब वो इच्छा शक्ति जगी है, विदेशों से भी लोग लौट कर आ रहे हैं, भारत में भी अच्छी पे पैकेट्स पे आउट दिए जा रहे हैं। और आपको बता दें, जो अमेरिका में भी जो उनकी जो वैज्ञानिक शक्ति है उसमें भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, तो हम लोगों को उन लोगों को भी वापसी कराने की कवायद करनी वो होगी। योगदान इसलिए है क्योंकि हमने अपने क्रीम को जाने दिया, हमने अपने हीरो को जाने दिया। अगर जाने नहीं देते तो ये योगदान नहीं होता। हमारा मेक इन इंडिया पर उतना जोर नहीं था और घोटालों से जाना जाता था ये सैन्य मंत्रालय। तो अब वो इच्छा शक्ति जगी है, घोटाले का नाम नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से इसने बढ़ावा लिया है, ये और आगे बढ़ता जाएगा और हमारे वैज्ञानिकों की भी वापसी होगी। और जो यहाँ भी कार्यरत हैं, और जो देखिए वायबिलिटी नहीं बनती है, अगर आप किसी फैक्ट्री को एक छोटा सा ऑर्डर दे दे तो वो मान लीजिए 3 महीने में 4 महीने में पूरा करके क्या 8 महीने वो बंद रखेगा फैक्ट्री। तो कंटिन्यूटी चाहिए। जो एक्सपोर्ट पर भी हमारा ध्यान जा रहा है, हम एक्सपोर्ट भी करने 11 साल में ध्यान नहीं गया उस तरफ। बिल्कुल गया ध्यान। 2050 तक जाएगा क्या? इतने बड़े स्थिति में कैसे हैं? आज अगर ध्यान नहीं गया होता तो एक उपकरण को छोड़कर सारे। अरे आलोक वत्स जी, भाषण दिलवा लीजिए, बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं आप लोग, मैं सही बता रहा हूं, कसम से वास्तविकता की बात कर रहा हूं कि जितने भी उपकरण इस्तेमाल हुए, एक को छोड़कर सारे भारत में निर्मित थे। अगर ये इच्छा शक्ति नहीं होती, अगर उसके लिए फंड नहीं प्रोवाइड किया होता तो कैसे ये संभव हो पाता? नरेंद्र मोदी जी के अंदर में वो इच्छा शक्ति है और आप विश्वास रखिए कि निरंतर प्रगति करेगा हमारा ये सारा मामला। और आने वाले समय में हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि हमारा एक्सपोर्ट भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट होगा यहाँ से इन उपकरणों का। चलिए, एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड होगा। मैं रमन के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बयान बताना और समझाना बहुत जरूरी है। बिलावल भुट्टो साहब का वो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि रात में अंधेरे में कौन हमला करता है। मतलब जो हमला उन पर हुआ उसके बाद वो बिलबिला गए हैं। तो बिलावल भुट्टो बिलबिला कर क्या कह रहे हैं वो पहले दर्शकों को समझा देते हैं, सुनवा देते हैं, फिर रमन मैं आपसे रिएक्शन लूंगा। ये नूर खान है। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। रमन, ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो कहते हैं कि सिंधु में या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा, और ये वही पाकिस्तान के सरजमी के नेता हैं जो रात में दहशतगर्द चोरी छुपे भारत में भेजते हैं। मैं आलोक वत्स जी आपसे पास आऊंगा, लेकिन पहले रमन से एक रिएक्शन ले लूं। रमन। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बिलावल भुट्टो हों या फिर शहबाज शरीफ हों या फिर उनके विदेश मंत्री हों, जिनकी भी भाषा आप इस समय सुनेंगे तो वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत ने ये
सीना ठोक कर कहा था कि देखिए जो करतूत पहलगांव में पाकिस्तान घाटी के अंदर पाकिस्तान के आतंकियों ने किया है उसका सबक जो है वो सिखाएंगे। सीना ठोक कर ये ऐलान किया था कि हम कार्रवाई करेंगे और अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। जब ये ऐलान हुआ था उस समय पाकिस्तान की सेना हो, पाकिस्तान की वायुसेना हो, सब पूरी तरीके से सुपर अलर्ट मोड के अंदर थे। उसके बावजूद भारतीय सेना ने इस तरीके की रणनीति बनाई, उनके जैमर्स, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम को उसको जैम किया और 23 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान को ना इसका पता चल पाया, ना ही वो इस हमले को जो है वो रोक पाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फेलियर जो है वो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की वायुसेना, पाकिस्तान की एयर डिफेंस का है। और इसी बौखलाहट, इसी हार को जो है वो अब बौखलाहट की तरह जो है वो छुपाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान के हर राजनेता जो है वो करते आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से राफेल का एक AI जनरेटेड फोटो जो है वो उनकी नेशनल असेंबली के अंदर प्रोड्यूस किया गया था और दिखाया गया कि देखिए ये हमने राफेल मार गिराया। उन्हीं के डॉन पेपर ने जो है उसका फैक्ट चेक किया और कहा ये तो कोई जो अमेरिका का एक द टेलीग्राफ पेपर आता है उसमें तो इस तरीके का कोई आर्टिकल छपा ही नहीं, ये तो AI जनरेटेड फोटोग्राफ है। तो आप समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ का जो कल बयान है, बिलावल भुट्टो का जो कल बयान है, वो कहीं ना कहीं एक खींच उनके अंदर जो है वो जिस तरीके की मार पड़ी है उनको भारतीय सेनाओं के हाथों से, उसकी खींच नजर आ रही है। और अब आप अपने जनता के सामने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जी भारत की तरफ से जो है वो सीज फायर का जो है वो अनुरोध आया था, बाकी चीजें पाकिस्तान इस समय। अच्छा, ये एक हिंदी में कहावत है और इंग्लिश में भी कहावत है, वो दर्शकों को बता दूं रमन, उस पर भी आपका रिएक्शन ले लूं। इंग्लिश में कहा जाता है यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, और हिंदी में कहते हैं कि तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला। शहबाज शरीफ और मुनीर के बीच में कुछ इसी तरह की जुगलबंदी चल रही है, तुम मेरी तारीफ करो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा और जनता को इसी तरह बेवकूफ बनाएंगे। देखिए इसके बिना उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत की सेनाओं ने किस तरीके से नुकसान जो है वो पाकिस्तान के एयरबेस, पाकिस्तान के मिलिट्री जो स्टेशन है और साथ साथ में उन आतंकी अड्डों को पहुंचाया है जिनकी रहनुमाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार करता आ रहा था। तो अब इतनी मार झेलने के बाद जब पाकिस्तान की जनता के अंदर ही पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की थू हो रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने के लिए, अपना फेस सेविंग के लिए इस तरीके के अनाप शनाप बयान जो है वो दे रहे हैं। आपने कल शहबाज शरीफ का अगर वो बयान सुना हो तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए कि जब जब्र का टाइम था, यानी कि नमाज से पहले, नमाज के बाद का जो टाइम था, मैं स्विमिंग कर रहा था। यानी कि जब उनके देश के अंदर मिसाइल अटैक हो रहे थे, ड्रोन अटैक हो रहे थे, लगातार उनके नूर खान एयरबेस के ऊपर हमले हो रहे थे, तब शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं वो स्विमिंग कर रहे थे। ये तो एक बहुत ही अजीब वो गरीब सा बयान जो है वो दे रहे हैं। यानी कि अगर वो झूठ भी बोलना चाहते हैं तो उस झूठ को वही है रमन की रोम जलता रहा और नीरो जो था वो बंसी बजाता रहा। मैं आलोक वत्स जी आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं अनुज माथुर जी आपके पास आऊंगा। जी अनम्यूट करिएगा आलोक जी। जी आवाज आ रही है। अनम्यूट है ना? जी जी आवाज आ रही, बताइए। देखिए बिलावल भुट्टो बहुत सी बातें बोल गए हैं और उनके नेताओं ने बहुत सी बड़ी बड़ी बातें बोली। नेताओं ने तो आपके भी बहुत सी बातें बोली हैं, कहिए तो एक एक करके चलाना शुरू करूं? नहीं देखिए, लेकिन इतना ही रात और आलोक जी जी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आलोक जी कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करिए। अनुज माथुर जी प्यार और लड़ाई में टाइम और समय और दिन और रात नहीं देखा जाता है। वो करना है तो अगर हमने रात में किया या मिशन था उसको हमने अचीव किया। अगर मुझे अपनी माशूका से मिलना है मैं उनका इंतजार थोड़ी करूंगा, मुझे रात में मिलना है तो रात में मिल लूंगा। उसी तरीके से अगर मुझे किसी इलाके को ध्वस्त करना है तो जिस समय भी मुझे मिलेगा मैं ध्वस्त कर दूंगा, उसमें दिन और रात का कोई मतलब नहीं होता। दिन और रात का कोई मतलब नहीं होता, बात बिल्कुल सही है। लेकिन अनुज माथुर जी, आपने हमारे दो एक्सपर्ट डीआरडीओ के जो हमारे साथ वैज्ञानिक है रवि गुप्ता जी और यूकी देवनाथ जी की बातों को सुना, और इन बातों से दो सवाल जो थे मैंने आलोक वत्स जी से लिए। खासकर एक तो इंसेंटिव को लेकर सवाल था और दूसरा कि जो बल्क ऑर्डर दिया जाता है उसकी क्वांटिटी हमें बढ़ानी होगी, हमें अपने लोगों को मजबूत करना होगा और हमें आयात पर, डिफेंस सेक्टर में जो निर्भरता है उसे पूरी तरीके से खत्म करना होगा। अगर हम अपने इन हाथों को मजबूत नहीं करेंगे तो लंबी दूरी तक हम लड़ाई कर नहीं पाएंगे। आशीष देखिए क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, अगर उसके लिए कुछ आपको सामान बनाना है
तो आप 2 से ज्यादा ऑर्डर कैसे दे दें, आप मुझे बताएं। ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जैसे कि देवनाथ सर कह रहे थे कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट 40 है 10 साल में, तो आप 100 बना कैसे उससे ज्यादा ऑर्डर दे दिया जाएगा। इसका समाधान मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब निकल करके बहुत आसानी से सामने आने वाला है, और वो समाधान तब आएगा जबकि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, और फिर जो 40 हमारी रिक्वायरमेंट है और 400 रिक्वायरमेंट उसकी होगी जो कि हम बाहर भेजेंगे, तब जाकर के आप 440 का ऑर्डर दे पाएंगे, अन्यथा आप मुझे किस पर कर देंगे। तो ये बात इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, प्रयास हमें पूरा करता रहना पड़ेगा। और फिर इसका तरीका ये हो सकता है कि उसको आप किसी और प्रकार से कॉम्पनसेट करें। मान लीजिए आपने इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है, और प्राइवेट सेक्टर किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसको कुछ और इंसेंटिव किसी और प्रकार से दें, तो वो मुझे लगता है इसका कुछ हो पाएगा। लेकिन अगर आपकी आवश्यकता 40 है, उससे ज्यादा आप लेकर के उसको कहाँ डंप करेंगे, और वो इतना। लेकिन आर्थिक मदद तो उसे देनी पड़ेगी ना अनुज माथुर जी, उस प्राइवेट सेक्टर को आर्थिक मदद आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग उसका कोई और किसी और प्रकार से उसको हम इंसेंटिवाइज करें, ताकि वो आगे आकर के इसमें काम करना शुरू करे। ये मुझे लगता है कि ये संभव है, और कोई ना कोई इसका तरीका निकल सकता है। अब जहां तक दूसरी बात है, मैं आपको बताऊं, ये जो रात में हमले नहीं करना, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है, और ये पूरी दुनिया इस बात को जानती है। ये आज से नहीं, 1965 की लड़ाई से, लड़ाइयां हमेशा रात में होती हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि आशीष, आज की परिस्थिति में जो बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है वो इतने हाई लेवल की हो गई है कि रात और दिन में कोई अंतर ही नहीं होता। ये का जो जिस अच्छी खूबी से आप रात को देख पा रहे हैं, उससे उतना जैसा दिन में देखते हैं, बल्कि उससे ज्यादा बेहतरी से आप देख पा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये वो अपने लोकल डोमेस्टिक ऑडियंस को खुद खुश करने के लिए कह रहे हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, ये सेल्फ डिफीटिंग आर्ग्यूमेंट है आशीष। अगर आप ये कहते हैं कि अरे यार वो रात में आ गए इसलिए हम पिट गए, इसका मतलब आपने ये तो मान ही लिया कि हम पिट गए। वो भी मान रहे हैं, वो शहबाज शरीफ भी मान रहे हैं। और पहले दिन के बाद जो चिट्ठी शहबाज शरीफ ने निकाली थी कि अपने मित्र राष्ट्रों को कि हमारे को बहुत मार लगी है, आप हमें आर्थिक रूप से सहायता करें, तो ये तमाम चीजें बिल्कुल साफ हैं। पाकिस्तान का जो हुआ है, देखिए पाकिस्तान में खौफ, में बार बार कह रहा हूं ये बात, 2 चीजों की वजह से खास है, और वो 2 चीजें हैं, एक भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूसरी भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी। और ये मिलिट्री कैपेबिलिटी में एक तीसरा डायमेंशन अभी ऐड हो गया है, भारत की इंडिजिनस मिलिट्री कैपेबिलिटी। उससे बहुत ज्यादा उनको खौफ है, और इसी वजह से तो फिर किराना हिल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि उनको और बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत 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 ज्यादा सफल हमारा ये ऑपरेशन रहा है। और एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है कि इसको अब इससे नहीं कहा जाए, नहीं कहना चाहिए कि इसके आगे हमें 23 दिन और मिलते तो हम ये करते थे वो करते, क्योंकि वो हमारा आशीष हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेना को दिया गया था, एयरफोर्स को, आर्मी को दिया गया था, उन्होंने पूरा करके दे दिया। आपको कितने मिनट में दिया उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम पीओके ले सकते थे, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। आपको मैं इसका उदाहरण बता के देना चाहता हूं कि आप देखिए 1971 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। जब बांग्लादेश लिबरेट हो गया तो और जहां जगह हमने जो जीता था वो हमने उनको वापस कर दिया, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था। हम लोग लाहौर तक पहुंचे हुए थे। ये भी कल भी मैंने बताया था कि हमारी खुद की गन्स लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जहां पर उनके मैचेस चल रहे हैं आज की तारीख में, वहां लगी हुई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि मिलिट्री जब भी ऑपरेशन करती है तो उनको एक क्लियर कट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, और वो उस ऑब्जेक्टिव को वो मिलिट्री अपने तरीके से पूरा करती है, और उसके बाद की कॉल्स जो होती हैं वो सब पॉलिटिकल लीडर्स लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली आशीष, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि जो मिलिट्री लीडर है वही पॉलिटिकल लीडर भी है, जो मिलिट्री लीडर है वही रिलीजियस लीडर भी है, और जो मिलिट्री लीडर है वही आतंकवादी भी है। ये बात आप बिल्कुल समझे। तो वो 4 रोल्स में है असीम मुनीर आज की तारीख में, और इसी वजह से वो नजर नहीं आ रहे, नजर आना बंद हो गए। तो ये आपको बात माननी। मेजर अनुज माथुर जी, आपने शोले फिल्म देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन साहब के पास एक सिक्का होता है, उसमें दोनों तरफ हेड होता है। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के चारों तरफ एक ही जैसे चेहरे हैं, आतंकवादी भी वो हैं, सेना के ऑफिसर भी वो हैं, हुक्मरान भी वो हैं। आशीष मैं वही कहने के प्रयास कर रहा हूं। देखिए जब आपके किसी एक देश में, एक सेकंड और दीजिए मुझे, फिर मैं एक किसी देश में जो कि पाकिस्तान की परिस्थिति से गुजर रहा हो,
वहां पर एक बहुत बड़ा लीडरशिप डेफिसिट है। ये शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो या और जो उनके 2-3 मिनिस्टर मंत्री, कोई कैलिबर नहीं है उनका। जब आपके पास कैलिबर के लीडरशिप नहीं होगी, उनको आपने जेल में डाल के रखा है। जो आपके बस, पास तो कैलिबर के वो हैं, नेता हैं, उनको आपने जेल में डाल के रखा है, इमरान खान साहब को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये असल में वही है कि उसकी वजह ये है कि वही जो आतंकवादी मुनीर है, वही ही इज कॉलिंग द शॉट्स। जब तक रवि वो नहीं गुप्ता जी तब कुछ कहना गुजरेगा। चाह रहे थे। रवि जी प्लीज, फिर मैं यूके देवनाथ जी आपके पास आऊंगा। जनरल अनुज साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है, और ऐसे केस में बड़ा अच्छा उन्होंने एग्जांपल दिया, सुझाव दिया कि हमें कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव देना चाहिए। बट लेकिन समस्या एक और है। ऐसे मैं आपको दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूं कि जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। आप उदाहरण लीजिए, हमारे पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जो रिक्वायरमेंट इस समय है देश में, लगभग 80,000 की है, 80,000। और नाग ATGM जो दुनिया का बेहतरीन ATGM है, उसकी जो ऑर्डर दिए गए हैं अभी तक सिर्फ 443 ऑर्डर दिए गए हैं, 80,000 की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट 400 के। वही हालत आपके ATGM की है। हमारी जो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है, दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है, और 2 प्राइवेट कंपनी, बहुत अच्छी रिलायबल कंपनी आपके भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम इसको बना रहे हैं। और रिक्वायरमेंट माना गया है कि हमारे देश में लगभग 2,000 से 2,500 गन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आज तक उसके डेवलपमेंट के 6 साल के बाद भी सिर्फ 300 के ऑर्डर आए। ये समस्या कहाँ आती, हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो तमाम जो बड़ी बड़ी परचेजेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वहाँ के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से होती हैं, लेकिन उन्होंने हमारे जनरल्स को एक छूट दी है कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में जो उनकी लिमिट थी उसको बढ़ाया है। उसके चलते उन्होंने खुद आगे बढ़ करके बहुत से इंडिजिनस सिस्टम्स को जल्दी से जल्दी इंडक्ट करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि हमें रक्षा विज्ञान को भी और हमारी सेनाओं को भी एक ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से निकालना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है, इसके बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। खाली यही नहीं, ये समस्या बाकी जगह भी है। हमारी एजुकेशन का भी यही हाल है। हमारी एजुकेशन जितनी चाहिए नहीं है हमारी जितनी हमारी, हम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे इसलिए रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास दिमाग की कमी है। हमारे पास एक से एक हमारा ही दिमाग है, हमारे वैज्ञानिक हैं जो बाहर जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने खुद जब 1969 में 1979 में मैंने जब ज्वाइन किया था, मुझे उस समय प्राइवेट कंपनी का जो ऑर्डर था वो उनकी ट्रेनिंग में मुझे मेरी क्लास 1 ऑफिसर की सैलरी से कहीं ज्यादा ट्रेनिंग में दे रहे थे। तो आप सोचिए कि उसका कितना इम्पैक्ट होता है। लेकिन हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो चीजों को आगे बढ़ने नहीं देता है। आज भी आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आने के बाद से ऐसे हजारों कानून हैं जिनको निरस्त किया है, जिसके कारण आज ब्यूरोक्रेसी में कुछ सुधार आया है। लेकिन जितना आया है मैं समझता हूँ बहुत कम है। हमें अगर 2047 तक एक विकसित राज्य बनना है, राष्ट्र बनना है, तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को कंप्लीटली रिफॉर्म करना पड़ेगा। मत भूलिए कि ये ब्यूरोक्रेसी 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाई गई थी, और अधिकांश कानून वही चलते आ गए हैं जो गुलामों के लिए बनाए गए थे। हमें उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे जो आधारभूत बात है वो ये है। यूके देवनाथ जी, आपसे कमेंट चाहूंगा रवि गुप्ता जी ने जो बोला है। देखिए, होता यह है कि जैसे हर डिफेंस प्रोक्योरमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते हैं। एक बड़ी अजीब सी कौम होती है, वो आती है, हम उनको बोलते हैं, रवि जी भी उनसे डरते होंगे, हम बोलते हैं IFA, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। ये आते हैं IDAS से, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज से। इनका एक ही उद्देश्य होता है कि आप जो कुछ बोल रहे हैं, चाहे साइंटिस्ट कुछ बोल रहा है, उसको पहले तो ये मान लेते हैं कि गलत है। उसके बाद बेचारे साइंटिस्ट महोदय को 6 महीने तक 18 मीटिंग करके वो जो IFA होता है, इंटीग्रेटेड डिफेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, उसको कन्विंस करना पड़ता है कि वो सही बोल रहा है।
मैं ऐसे मीटिंगे में, क्योंकि मैं एयरफोर्स से था, तो ऐसे मीटिंग्स में मेरा रोल होता था सेक्रेटरियल कवर देना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाना। जी आप हैरान रह जाएंगे कि अगर हमें 2 लेथ मशीन चाहिए, मैं डीएलआरएल की बात कर रहा हूं, हमें सीएनसी लेथ मशीन 2 एडिशनल चाहिए थी, जो कि मार्केट यूएस में आई थी। और तो 2 सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेटिकली कंट्रोल्ड, कंप्यूटरली कंट्रोल्ड लेथ मशीन लानी थी। हमने केस चालू किया और उसके बाद उसकी जो AON होती है, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, उसको पाने में हमें 9 महीने लग गए। 9 महीने जस्ट टू कन्विंस द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर कि भाई ये मशीन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैब सैयदाबाद हैदराबाद को चाहिए। उसके बाद जब AON होता है, फिर उसके बाद फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मंगाई जाती है, टेंडर फ्लोट किए जाते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की वेटिंग होती है। आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बोल दीजिए कि इसमें 2 नट होने चाहिए, वो IFA बोलता है नहीं इसमें 4 नट क्यों नहीं मांगते आप, 4 नट वाला ज्यादा सस्ता है। तो मैं सेक्रेटरियल कवरेज देता था, मैं हैरान रहता था, परेशान रहता था। उसके बाद मैं आपको बताता हूं दिक्कत कहां कहां आती है। दिक्कत आती है कि ये जो IFA होते हैं जी, इनको ये नहीं सिखाया जाता ट्रेनिंग के दौरान। ये इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस से आते हैं, ये अपने को IAS के बराबर मानते हैं, और बहुत तुरंत बहुत जल्दी से द्रुत गति से ये लोग जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच जाते हैं। इनको एक ही चीज सिखाई जाती है कि वो जो विंग कमांडर जो बोल रहा है उसको गलत मानो, वो जो कर्नल साहब जो बोल रहा है उसको गलत मानो, फिर विंग कमांडर साहब को और कर्नल साहब को प्रूव करने दो कि वो सही बोल रहे हैं, जायज बोल रहे हैं। बड़ा अद्भुत सा आलोकवत जी ये सब सुन रहे हैं ना आप? एक चीज बता दूं, हाँ, इसमें मैं 100% इनकी बातों से सहमत हूं, और मैं खुद भी इस दंश को झेलता हूं, क्योंकि हम लोग भी व्यापार करते हैं। कि किसी भी फाइल को मूव कराने में बहुत टाइम लग जाता है और तरह तरह की अड़चने पैदा करती है। यहाँ तो इन्होंने बहुत क्षमता से बताया, लेकिन आमतौर पर आम नागरिक को भी इन चीजों को झेलना पड़ता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, और हम देख भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन चीजों में सुगमता आ रही है। और आने वाले वर्षों में मुझे लगता है कि खासकर सैन्य के मामले में, सेना के मामले में एक अलग तरीके का कोड बनाना होगा, जहां पर ये इस तरीके की उलझनों को, 9 महीना अगर एक चीज को पास कराने में ही लग जाए, 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसको आगे करते करते कितना टाइम लग जाएगा। इन चीजों को शॉर्ट करने की कवायद होनी चाहिए, और इनको अलग से एक स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत, क्योंकि ये रक्षा से जुड़ा मामला है, उसको देखना चाहिए होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन आपका विश्वास बहुत प्रबल है भाई सुगमता साहब। आलोकवत जी आपने इतनी बातें सुन ली, 11 साल से वो सत्ता में है, लेकिन आपका विश्वास बहुत प्रगढ़ है। मतलब मैं मान गया, फेविकोल का भी उतना मजबूत जोड़ नहीं होता होगा जितना आपका विश्वास है भाई साहब। देखिए आशीष जी, हम कहां थे और हम कहां हैं? क्या ये वही सैन्य शक्ति है जो पूर्व की थी? आज जिस तरीके से आप 20 मिनट और 23 मिनट में अचीव कर रहे हैं अपना टारगेट, क्या पहले ऐसा करते थे? हमने, देखिए अभी भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, मैं इस बात को नहीं डिनाई। बार बार आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। अनुज माथुर जी आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं, क्योंकि जो हमारा डिफेंस का प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, काफी उसमें सुधार आया। ये मैं बता देता हूं आशीष आपको अपनी बात शुरू करने से पहले, लेकिन आवश्यकता है। हमने इसको काफी बड़े लेवल से, मैंने इन चीजों को देखा है, बहुत ज्यादा सुधारों की आवश्यकता है। और जो असीमित शक्तियां हमने ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स को दे रखी हैं, मेरा शब्द का आप सब इसका वजन तोड़ लीजिएगा, असीमित शक्तियां हैं उनके पास। किसी भी प्रोक्योरमेंट के को वो डिरेल कर सकते हैं आधे सेकंड में। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कम करने की आवश्यकता है। अगर आलोक जी इस बात को सुन रहे हैं तो ये सही पार्लेज में ये बात पहुंचने की आवश्यकता है। हमने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि हमको कुछ चीज प्रोक्योर करनी थी जो कि लेटेस्ट इक्विपमेंट था, जब तक वो प्रोसीजर खत्म हुआ, जब तक उसके आने का फाइनल ऑर्डर देने का टाइम है, तब तक वो सिस्टम ऑब्सोलीट हो चुका था। आशीष जी, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ फैक्ट।
तो इसकी बहुत सुधार आया है, ये मैं मानता हूं। लेकिन इस सुधार को लेकर के हम कि अगर हम अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे और आगे नहीं सोच विचार करेंगे तो मुझे लगता है कुछ हो नहीं पाएगा। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो मुझे लगता है कि ये आईएफए, आईएचए, टीएफए इन लोगों को समझ में। आलोक जी, उम्मीद करूंगा कि जो विश्वास आपका है वो विश्वास जनता का भी है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको लेकर काम जरूर होगा। और जो ये सारी बातें हुई हैं, इनको लेकर हम लगातार अपने शोज में ये मुद्दे उठाते रहेंगे, ताकि आवाज जो है वो ऊपर तक जाए और उसकी आवाज की गूंज जो है वो सुनाई दे और उस पर काम हो। हमारा मकसद यहां पर यही है कि जो हमारे डिफेंस सिस्टम है उसको और ज्यादा और बेहतर मजबूत करना। बहुत बेहतरीन है, लेकिन और अच्छा। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे, अनुज माथुर जी, आलोक वत्स जी, रवि गुप्ता जी और यूके देवनाथ जी। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।